नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @24/7 पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के बारे में एवं उसके प्रभाव के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे भारत पर हुए यूनानी आक्रमण यानी कि सिकंदर के आक्रमण की और उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर मकदूनिया यानी कि मैसिडोन का शासक था। उसके पिता फिलिप द्वितीय थे। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन सत्ता को संभाला और ईरान के दारा तृतीय को पराजित करने के बाद सारा ईरान उसके चरणों में लौट गया। इसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। वह पूर्व के समुद्र के बारे में जानना चाहता था और अपने साम्राज्य को पूर्वी क्षेत्र की तरफ बढ़ाना चाहता था। इसलिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण का विचार किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के कई क्षेत्रों को जीता और सिंधु नदी को पार करते हुए तक्षशिला और पौरस के राज्य यानी कि पुरु राज्य तक आ पहुंचा। उसने पौरस के राज्य को विजित किया। उसके बाद वो ब्यास नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर को वापस क्यों लौटना पड़ा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी तक पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक थक गए थे, कई अपंग हो गए थे और कई काल के ग्रास में समा गए थे। इसके अलावा उनके सैनिकों में मगध के शासक घनानंद का भय भी व्याप्त हो गया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ गया। सिकंदर ने अपने जितने भी क्षेत्रों को जीता उसको उसने 6 भागों में विभाजित किया और सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र यानी कि भारत के क्षेत्र फिलिप को सौंपकर वो वापस लौट गया। और वापस लौटते हुए उसने कई नगरों की स्थापना की। इसमें अलेक्जेंड्रिया, बुकाफेला, निकैया कई नगर स्थापित किए और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के साथ ही भारत पर यूनानी सत्ता का समापन हो गया। इसके बाद भारत में हम हिंद एवं शासकों को देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम भारत पर हुए यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में बसंत ऋतु में आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था। सिकंदर का जल सेनापति नियारकस था। उसके साथ कई और सेनापति आए थे, जिसमें नियारकस महत्वपूर्ण सेनापति था। इसके अलावा सिकंदर के साथ मुख्य सेनापति टॉलमी, लियानेट्रस, एब्रियस, प्यूकेस्टास, हेफेस्तियान, एपेडियस, ये सारे ही सेनापति थे, लेकिन सिकंदर का जल सेनापति था नियारकस। अगला प्रश्न है, किन शासकों ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया एवं उसके भारत अभियान में सहायता की। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण का विचार किया, उसी समय तक्षशिला का शासक आम्बी एवं हिंदकुश का शासक शशिगुप्त उस पर भारत पर आक्रमण करने के लिए उसको उकसाता है और भारत पर आक्रमण का आमंत्रण देता है। तो तक्षशिला का शासक आम्बी एवं हिंदकुश का शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया एवं उसके भारत अभियान में उसकी मदद की। सिकंदर एवं पौरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर एवं पौरस के बीच युद्ध झेलम या बितस्ता नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध या कर्री का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पौरस की पराजय हुई और उसको सिकंदर के सम्मुख लाया गया। जब सिकंदर ने पौरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पौरस ने जवाब दिया कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पौरस को उसका राज वापस लौटा दिया। इसके अलावा जब सिकंदर भारत छोड़कर वापस जाने लगा था, तो उसने झेलम और ब्यास नदी के क्षेत्र
कि जितने भी विजित क्षेत्र थे वो सारे पौरस को दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि किस गणराज्य ने अपनी रानी क्लियोफिस के नेतृत्व में पुरुषों की मृत्यु के बाद स्त्री सेना का नेतृत्व किया एवं सिकंदर को घायल कर दिया? तो गणराज्य था अश्वक गणराज्य। जब सिकंदर की सेना ने अश्वक गणराज्य के सारे पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया तो अश्वक गणराज्य की रानी क्लियोफिस ने एक स्त्री सेना का संगठन किया और सिकंदर की सेना से लोहा लिया। उसने सिकंदर की सेना को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई और सिकंदर को घायल कर दिया। इससे सिकंदर तिलमिला उठा और उसने अश्वक गणराज्य की सारी स्त्रियों एवं बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अगला प्रश्न कि किन गणराज्यों ने संगठित रूप से सिकंदर की सेना का कड़ा प्रतिरोध किया? तो मालव एवं क्षुद्रक गणराज्यों ने संगठित रूप से सिकंदर की सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था। मालव एवं क्षुद्रक। अगला प्रश्न है कि किस जाति के लोगों ने सिकंदर के सम्मुख समर्पण करने के बजाय बाल बच्चों सहित आग में कूदकर जान दे दी, जिसे राजपूतों के जौहर का पूर्वाभ्यास माना जाता है? तो ये जनजाति थी आगा लासोई। आगा लासोई जनजाति के सम्मुख सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो इस जाति के लोगों ने, पुरुषों ने बाल बच्चों सहित आग में कूदकर जान दे दी। और जैसा कि राजस्थान में जो जौहर प्रथा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो वहां की स्त्रियों ने आग में कूदकर जान दे दी, इसी तरह की घटना आगा लासोई जाति के लोगों ने की। इसे राजपूतों के जौहर का पूर्वाभ्यास माना जाता है। अगला प्रश्न, सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी के तट पर पहुंची तो क्वाइनास के नेतृत्व में सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत अधिक थक गई थी। उनके कई साथी मारे गए थे, कई अपंग हो गए थे और वो बहुत दिनों से घर से दूर थे। उन्हें घर की याद भी आ रही थी। इसके अलावा उनके सैनिकों में मगध के शासक घनानंद का भय भी व्याप्त हो गया था। इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की भारत में अंतिम विजय कौन सी थी? तो सिकंदर की भारत में अंतिम विजय थी पाटल या पत्तल की विजय। पाटल एक महत्वपूर्ण राजतंत्र था जो सिंधु नदी के डेल्टा में स्थित था और यहाँ पर स्पार्टा के समान द्वय राज्य प्रथा थी। मतलब यहाँ पर बुजुर्गों की एक सभा होती थी और वहाँ पर दो वंशानुगत राजा शासन करते थे। तो दो राजाओं के शासन करने के कारण इसको द्वैराज्य राजतंत्र बोला गया है और यही सिकंदर की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर या सिकंदर ने किन नगरों की स्थापना की थी? सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना की थी। वह जिन स्थानों को जीतता था वहां पर नगरों की एक श्रृंखला बनाता चलता था। सबसे पहले उसने सिंध में एक सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया था। हिंदकुश पर्वत में करतन नगर और कदुरशी हिंदकुश के निकट इन नगरों की स्थापना की थी। उसके महत्वपूर्ण नगरों में निकैया या विजयनगर एवं बुकेफाल नगर था। चूंकि सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफाल था जो झेलम नदी के तट पर मर गया था, तो उसने निकैया नगर वहीं स्थापित किया। तो सिकंदर ने जिन नगरों की स्थापना की उसमें अलेक्जेंड्रिया, निकैया और बुकाफेला प्रमुख नगर हैं। सिकंदर किसके नेतृत्व में भारत में विजित प्रदेशों को छोड़कर वापस लौट गया? भारत में जो विजित प्रदेश थे, जो 3 विजित प्रदेश थे, सिंधु के पूर्व वाले प्रदेश थे, उनका नेतृत्व एक यूनानी सेनापति फिलिप के नेतृत्व में सौंपकर सिकंदर वापस लौट गया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। भारत पर यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्थल मार्ग एवं जलमार्गों के खुलने से व्यापार वाणिज्य को गति मिली। इसके अलावा सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना की जैसे अलेक्जेंड्रिया, निकैया, बुकाफेला। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। जैसा कि यूनान में शासक उलूक शैली के सिक्के ढालते थे, वैसे ही सिक्के भारत में ढाले जाने लगे। कुछ विशेष यूनानी शब्दों का प्रचलन भारत में हुआ, जैसे कि काली मिर्च के लिए यवन प्रिया शब्द का प्रयोग किया गया और नाटक में जो पर्दा होता है उसके लिए यवनिका शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह कई शब्दों का इस्तेमाल भारत में शुरू हो गया।
मूर्ति निर्माण में गांधार कला शैली विकसित हुई, जिसकी टेक्निक यूनानी थी। इस शैली के अंतर्गत भारतीय विषयों को यूनानी तकनीक से बनाया गया और मूर्ति का रूप दिया गया। गांधार कला शैली पाकिस्तान के हड्डा, अफ़गानिस्तान के बामियान और फिरोजपुर, पेशावर, पुष्पकलावती जिसे बोलते हैं, इन क्षेत्रों में विकसित हुई थी, इसलिए इस शैली को गांधार कला शैली नाम दिया गया। तो ये सारे प्रभाव थे जो कि भारत पर पड़े। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की भारत पर यूनानी आक्रमण की। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।